नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है। पॉलिटी वाली सीरीज चल रही थी और पॉलिटी वाली सीरीज को बीच में स्टॉप करना पड़ा। घटना चक्र में एज अ लेखक और टीचर के रूप में काफी ज्यादा व्यस्तता होने के कारण चीजों को रोकना पड़ा था। खैर, उतने समय असुविधा थी, संसाधनों का अभाव था, लेकिन इतने समय स्टूडियो बाकायदा सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और चीजें चीजें काफी तेजी से भी गतिमान थी। और कमेंट भी आ रहे थे कि सर काफी तेजी से चीजें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, फ्रंट पे आप आइए। तो अब स्टूडियो बन गया है, व्हाइट बोर्ड है, तो आसानी से अब एकदम पूरा जीरो लेवल से पॉलिटी की शुरुआत हम लोग करते हैं और ये चीजें पूरा कंप्लीट की जाएंगी। ठीक ना भैया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, ये आपका पहला टॉपिक होगा। और बाकायदा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने हाथ में पेन और कॉपी दोनों लेकर मेज पर बैठें, ताकि जो भी पॉइंट्स आपको लगे नोट डाउन करना, उसको आप नोट डाउन कर सके। तो संवैधानिक विकास एक्चुअली होता क्या है कि जब हम टीचर से पढ़ते हैं तो टीचर्स अधिकांशता जो है ए वाला सेगमेंट छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे आ जाते हैं, संविधान सभा पे आ जाते हैं। लेकिन संविधान सभा तभी आपको समझ में आएगा जब आप संवैधानिक विकास को पढ़े रहेंगे। संवैधानिक विकास चूंकि औपनिवेशिक शासनकाल में, जो ब्रिटिश शासनकाल था, यहां से अधिनियमों के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डेवलपमेंट प्रारंभ हो गया था। तो उसी को कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या संवैधानिक विकास कहते हैं। तो यह अधिनियमों के माध्यम से, आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अचानक वो विकसित या डेवलप नहीं होती है, अचानक उसका विकास नहीं होता है, बल्कि क्रमिक विकास का कोई भी चीज एक परिणाम होता है। तो उसी प्रकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, अधिनियमों से शुरू हुआ और 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक लाया गया। दो हम कालखंडों के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला कि हम लिखे हैं कि कंपनी के शासन के अंतर्गत या कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, और दूसरा हम लिखे हैं कि ताज के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। बीच में हम लिखे हैं कि 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, या फिर जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक ना? खैर, इसको इतिहासकार अपना कई अलग अलग नियमों और कई अलग अलग जो है नामों से उल्लेखित करते हैं। खैर, इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो एक तो कंपनी, कंपनी का नाम सुना होगा, कंपनी से आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इतने समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने एक 1600 ईस्वी में राजलेख पत्र जारी किया और उसी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। हुआ क्या कि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। क्योंकि पहले तो ये व्यापार करने आई पूर्वी देशों के साथ, अभी मैं पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। पूर्वी देशों के साथ ये व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, लेकिन धीरे धीरे व्यापार से यह राजनीति की तरफ इन्वॉल्व होने लगती है। और जब राजनीति की तरफ इन्वॉल्व होने लगती है तो उतने समय जब संविधान का विकास होगा तो कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास होगा। यहां पर जो है कानून लाए जा रहे हैं, अधिनियम लाए जा रहे हैं। तो ये सभी जो कानून लाए गए हैं एक कंपनी के अंतर्गत लाए गए हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 1857 का जब विद्रोह होता है तो यहां पर दो तीन घटनाएं घटती हैं। एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सभी सारी चीजें हम बताएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे निर्देशक मंडल कहते हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जिसे नियंत्रक मंडल कहते हैं, एक गवर्नर जनरल का पद है। गवर्नर जनरल, ये आप तो बार बार नाम सुनेंगे, गवर्नर जनरल। ये चारों जो बॉडी है, शीर्ष बॉडी, इनको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, निर्देशक मंडल को समाप्त कर दिया गया, नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद सृजित कर दिया गया। ये 1857 की क्रांति में, एक क्रांति के बाद ही जस्ट एक अधिनियम लाया जाता है, 1858 का अधिनियम। और 1858 के अधिनियम में ही ये सब सारी चीजें समाप्त की जाती हैं। और यहां पर महारानी विक्टोरिया, उतने समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, उन्होंने अपने हाथों में जो भारत का ब्रिटिश क्षेत्र है उसको सेंट्रलाइज कर लिया, केंद्रीकृत कर लिया अपने हाथों में। मतलब प्रत्यक्ष रूप से ताज का शासन हो गया, सम्राट का शासन हो गया, ब्रिटेन का शासन हो गया, ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सम्राट का शासन हो गया। तो जायज है कि जब कंपनी समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद जो शासन स्टार्ट होगा ताज का कह सकते हैं, या फिर इसको कभी कभी देखेंगे आप तो क्राउन का शासन, या तो कभी कभी आप देखेंगे सम्राट का शासन। तो सम्राट के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। तो ये जो अधिनियम लाए जा रहे हैं
ये ताज के शासन, क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास लाया जा रहा है। तो पहला कि भाई कंपनी के शासन के अंतर्गत कौन कौन से जो है अधिनियम लाए गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक पहला लाया गया। दूसरा 1781 का अधिनियम लाया जाता है। तीसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। चौथा है 1793 का अधिनियम लाया जाता है। पांचवा है 1813 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। फिर पांचवा है 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। देन उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। एक कंपनी के शासन के अंतर्गत लाया जाता है। तो ये आप नोट डाउन ऐसे ही ड्राफ्टिंग के माध्यम से करेंगे ताकि आपको समझने में, पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ए है ताज के शासन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 1858 का भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है। 1861 का अधिनियम लाया जाता है। 1892 का अधिनियम लाया जाता है। देन उसके बाद 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, या फिर 1909 के अधिनियम को हम मार्लेमेंटो सुधार कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसी को हम जो है मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ठीक है ना। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आज वर्तमान में कहते हैं। क्योंकि अपना जो संविधान का विकास हुआ, संविधान जो बना है, लगभग 2/3 भाग, 66% भाग ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। इसीलिए इसे भारत के संविधान का एक छोटा स्वरूप या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1935 के अधिनियम को। लास्ट में प्यारे से भारत जब को हम आजाद करवाएंगे तो वहीं पर स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 पढ़ लेंगे, ठीक ना भैया। तो ये आपको ड्राफ्टिंग करनी है, एक कंपनी के शासन और दूसरा ताज के शासन के अंतर्गत। खैर आते हैं पहला अधिनियम, बैकग्राउंड के साथ पढ़ते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आप हेडिंग डालेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आते हैं भाई, इसको हम इरेजर कर देते हैं, मिटा देते हैं। फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दो चीजें होती हैं, एक मेंस आपका होगा और दूसरा प्री होगा। दो एग्जाम होंगे सिविल सर्विसेज में, और दोनों एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का नेचर होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, प्री में अगर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन प्री और मेंस को डिवाइड करके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अगर मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? पहला है कि भाई कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अगर हमको पढ़ना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें दो चीजें पढ़ सकते हैं। पहला कि इस अधिनियम को लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको पढ़ना है। और दूसरा कि भाई 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ये पढ़ना है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ जाता है, जीएस सेकंड पेपर से आपका। और वहीं पर प्रावधान, क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए, ये जो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं ये सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा मतलब कि प्री के जो है परीक्षा से जुड़ा हुआ होता है। तो दोनों को पढ़ लेते हैं ताकि चीजें पूरा स्पष्ट रहें। अगर ये मैं कहूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो सुनना जरा। वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार के लिए भारत आती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि यूरोप तो यहां है लेकिन पूर्वी देश मतलब भारत यहां है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है वर्ष 1600 ईस्वी में। और इतने समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और इन्होंने क्या कहा कि आप जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करिए भारत। और इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार दिया गया, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। ये पीछा आपको 1853 के अधिनियम तक जो है लगा रहेगा। व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार से आशय एक ऐसे अधिकार से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएगी। केवल का केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी,
उसी को हम व्यापारिक एकाधिकार या ट्रेड मोनोपोली कहते हैं। ठीक है ना। तो ये राइट केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। तो जायज है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राथमिक उद्देश्य होगा, प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी एम्स, प्राथमिक उद्देश्य, ये प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? व्यापार करना होगा, व्यापार करना। लेकिन शुरू में तो ये तो व्यापार कर रही थी, लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि 1770 उत्तर के आसपास का जो दौर आता है, यहां पर ये स्थिति रहती है कि जो मुगल भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, राजसत्ता थी, ये अपने पतन के कगार पर जाने लगती है। मुगल का पतन होने लगता है और छोटे छोटे जो राजवंश हैं, चाहे वो अवध का हो, मैसूर का हो, ठीक है ना, हैदराबाद हो, या फिर जो है कहीं कि मराठे हो, हैदराबाद के निजाम, ये सभी धीरे धीरे, बंगाल हो, ये धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं और आपस में ही ये संघर्षरत रहते हैं। आपस में ही एक दूसरे को पराजित करके दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते हैं और इसी का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच रही है कि अगर ये राजे महाराजे कमजोर होके भी शासन कर सकते हैं और टैक्स वसूली कर सकते हैं, मेरे व्यापार में बाधा बन सकते हैं, तो क्यों ना हम खुद को मजबूत करके एक दूसरे को पकड़ के दूसरे को हराने का प्रयास करें। एक से मिलिए, दूसरे को हराइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि यही काम किया और धीरे धीरे पूरे क्षेत्रों को ये जीत लेती है युद्धों के माध्यम से। और युद्धों की अगर हम चर्चा करें तो आपको मैं बताते चलूं कि 1757 का आपको युद्ध याद होगा कि प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के साथ और बंगाल पर इन्होंने जो है लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में जो युद्ध होता है और वहां पर विजय मिलती है अंग्रेजों को। 24 परगना वाला जो क्षेत्र रहता है बंगाल का, 24 परगना, यहां पर जो है अधिकार कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और दीवानी तक का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दीवानी अधिकार, दीवानी मतलब कि टैक्स वसूली का अधिकार। इसके अलावा एक नदिया वाला क्षेत्र था, वर्धमान वाला क्षेत्र था, वर्धमान वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर भी ब्रिटिशर्स का आधिपत्य हो जाता है। फिर देन बक्सर का युद्ध जब होता है, बैकग्राउंड ही मैं बता रहा हूं कि जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, तो इस बक्सर के युद्ध में, ये 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो यहां पर एक सिचुएशन बनती है कि भाई बंगाल का जो क्षेत्र होता है, बिहार का जो क्षेत्र होता है, जो उड़ीसा का क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को बंगाल, इन तीनों क्षेत्रों को अंग्रेज पूरी तरह जीत करके इन क्षेत्रों पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, मतलब टैक्स वसूली का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जिस कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार हुआ करता था, उस कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार से हट करके अब इनका उद्देश्य एक हो गया है राजनीति। तो जायज है कि एक व्यक्ति जो कोई काम करता रहेगा फिर दूसरे काम में इन्वॉल्व होगा तो उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो धूमिल पड़ने लगेगा। ये स्थिति आई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी और कर्मचारी हैं, ये व्यापारी और कर्मचारी अपना निजी व्यापार संचालित करने लगे। अपना निजी व्यापार, जैसे होता है ना कि यार हम सब चीजें सीख पढ़ लिए तो क्यों ना हम अपना निजी व्यापार करें, हमको ज्यादा फायदा होगा। और जब इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी व्यापारी कर्मचारी अपना व्यापार संचालित करने लगते हैं तो उस स्थिति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यह घाटे में जाने लगती है। घाटे में यही ईस्ट इंडिया कंपनी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाती है। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसानों का शोषण शुरू हो जाता है जब क्षेत्रों पर अधिकार होता है। तो इन सारी असुविधाओं को देखते हुए एक हुआ कि भैया कोई ना कोई सम्राट को या ब्रिटिश सम्राट को या ब्रिटिश सरकार को कोई ना कोई अधिनियम लाया जाना चाहिए ताकि कंपनी को रेगुलेट किया जा सके। और जब कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा तो कंपनी घाटे में भी नहीं जाएगी, निजी व्यापार भी ये लोग नहीं कर पाएंगे अपना, ताकि कंपनी फायदे में रहे। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। कंपनी में बताऊं कि दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई थी। 1772 का दौर था और 1772 में ये स्थिति रहती है कि कंपनी के शेयर इतनी तेजी से गिर रहे थे, लोग जान गए थे कि कंपनी अब दिवालियापन के कगार पर हो जाती है। लेकिन कंपनी ने अपने खुद को जो है बचाने के लिए झूठा जो है कागजी एक डॉक्यूमेंट जारी किया और कहा कि हमारा जो है 12.5% कंपनी लाभांश पे चल रही है।
ताकि इसके शेयर ना गिरे। लेकिन बाद में जिसका झूठा जो है सच सामने आता है और कंपनी के शेयर तेजी से गिरते हैं। 1972 में सोचिए ना कि ये स्थिति थी कि 60 लाख पाउंड का ऋण था कंपनी के ऊपर, और बाद में फिर जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ऋण की डिमांड करती है, और ब्रिटिश सरकार ऋण देती है, 14 लाख पाउंड का ऋण देती है और कहती है ऐसे नहीं, 4% ब्याज पर हम देंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ नियम और कानून बनाएंगे, अधिनियम बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे। और जो अधिनियम एक्ट बनाया जा रहा है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसी को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, 1770 का एक अकाल पड़ा था। मैं आपको बताऊं कि 1770 में बड़े पैमाने पर भारत में अकाल पड़ा, और जो ये अकाल पड़ा है, इतने समय बड़ी असुविधा थी, बड़ा ही संसाधनों का अभाव हो गया था। एक इतिहासकार का नाम याद आ रहा है, सिराज ए मुतखैरिन। वो सीधा सा लिखता है कि कंपनी ने अपने अधिकारियों को इतनी छूट दे दी थी कि वो है अत्यधिक से अधिक उनका भ्रष्टाचार, उन पर जो है एक प्रकार से अत्याचार कर सकते हैं। एक ब्रिटिश इतिहासकार है, ब्रिटिश लेखक है लेजी। लेजी क्या लिखता है? लेजी लिखता है कि इससे पहले अत्याचार का अनुभव इतना ज्यादा भारतीयों ने कभी और नहीं किया होगा। तो एक कुछ जो है आप स्टेटमेंट डाल सकते हैं। खैर, तो इन्हीं कारणों को देखते हुए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो आई होप पसंद आया होगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया जा रहा है वो क्यों लाया जा रहा है। लेक्चर मैं बड़े आराम से ले रहा हूं, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अब आते हैं भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो ये हुआ कि क्यों लाया गया था। मेंस के अगर क्वेश्चन पूछे तो मेंस के क्वेश्चन पूछता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लाए जाने के कारणों की चर्चा करें तथा इसमें उल्लेखित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करें, या इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे उसका उल्लेख करें। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा। तो पहला तो आवश्यकता क्यों थी, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसको सुनना जरा। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जैसे बंबई प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ऐसे प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। तो इन तीनों में जो सबसे समृद्ध प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। इसका प्रमुख कारण भी था कि भौगोलिक एक डिवाइडेशन था इसका समृद्ध होने का, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, कई ऐसे कारण थे कि बंगाल काफी समृद्ध हुआ करता था और बंगाल पर अधिकार करना बड़ा मुश्किल था उतने समय। लेकिन बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, शासन हुआ। यहां पर बंगाल को टारगेट बनाया गया और बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहां सुनना जरा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल से काफी अच्छा जुड़ा हुआ है। ये बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल। और हर एक प्रेसिडेंसियों के अपने क्या होते थे, गवर्नर होते थे। और कहा गया कि भाई यहां पर आप बंबई कर लीजिए, बंबई प्रेसिडेंसी, और यहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी कर लीजिए, मद्रास प्रेसिडेंसी। कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा इसको अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का पहला पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। और ऐसा पहला बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह है वारेन हेस्टिंग हुआ। इसका नाम वारेन हेस्टिंग था, ठीक है ना। और यह स्थिति थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय परिषद। और ये पूछता है कि 4 सदस्यीय जो परिषद बनाई गई थी इसमें कौन कौन से सदस्य भागीदारी या भागीदार थे, या कौन कौन से सदस्य शामिल थे। ये करते क्या थे कि गवर्नर जनरल की सहायता करते थे, कानून के मामलों में किसी डिसीजन को लेने में, निर्णय लेने में सहायता करते थे। तो ये जो 4 सदस्य हैं, इन 4 सदस्यों के नाम अगर हम देखें तो पहला है फिलिप फ्रांसिस है, फिलिप फ्रांसिस, इनको आप नोट डाउन करिएगा, फिलिप फ्रांसिस। दूसरे हैं मानसल, मानसल। तीसरे हैं वारबैल, वारबैल। और चौथे हैं क्लेवरिंग, क्लेवरिंग।
तो ये चारों को नाम आप याद रख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कोई भी जो डिसीजन लिया जाता था तो ये बहुमत के आधार पर लिया जाता था। बहुमत के आधार पर, जैसे गवर्नर जनरल अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो ये अपनी परिषद के बहुमत के आधार पर लेता था। और परिषद का बहुमत अगर मान लीजिए कि निर्णायक मत देना है या फिर बराबर मत हो गया, मान लीजिए कि 4 सदस्य हैं और 4 सदस्यों में दो दो तरफ वोट पड़ा किसी इशूज को लेकर, किसी मुद्दों को लेकर, तो उस स्थिति में जो गवर्नर जनरल था ये अपना निर्णायक मत देता था। निर्णायक मत। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं कि इतने समय लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसके अलावा राज्यसभा का जो सभापति होता है, वह भी अपने निर्णायक मत का ही प्रयोग करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, अधिनियमों के माध्यम से संविधान का विकास देख रहे हैं, दिख रहा है। ठीक है, तो एक चीज है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि कितनी कोरम इसकी थी, तो कोरम को लेकर भी सवाल नहीं पूछा गया, हो सकता है आगे पूछ लिया जाए। मतलब कोरम या गणपूर्ति, इसको हम गणपूर्ति कह सकते हैं या फिर हम कोरम कह सकते हैं। कोरम एक ऐसी न्यूनतम संख्या जो उपस्थित हो जाए सदस्यों की, तब बैठक को संचालित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसी को हम कोरम कहते हैं। मतलब कि इतने सदस्य जरूर होने चाहिए, इतने मिनिमम सदस्य जरूर होने चाहिए कम से कम, कि यह उपस्थित हों तभी हम बैठक करवा सकेंगे। इसी को जो है कोरम कहा जाता है या गणपूर्ति कहा जाता है। और इतने समय लोकसभा की अगर देखें तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग वो कोरम है या गणपूर्ति है। वहीं पर विधानसभा को अगर हम देखते हैं तो 1/10 भाग या फिर 10, जो भी अधिक हो, ये विधानसभा का है। तो कोरिलेट आप करते रहिए ताकि चीजें और भी तैयार होती रहे। कोरिलेशन से चीजें तैयार होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो गवर्नर है उसकी परिषद है, इसको लेकर हमने पूरा डिस्कस किया। ये आपका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दिया गया और ऐसा पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई जाती है, जिसमें फिलिप फ्रांसिस, मार्शल, बारवेल और क्लेवरिंग शामिल थे। इस परिषद का कुल कोरम या गणपूर्ति 3 हुआ करती थी। 3 कोरम या गणपूर्ति, यहां पे आप 3 कर लीजिए, 3 हुआ करती थी। और इसके द्वारा लिया गया जो डिसीजन था वो बहुमत के आधार पर लिया जाता था। हालांकि मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल को था। ठीक है ना, इतना पहला पॉइंट आपका होगा। दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा? दूसरा वाला सुनना जरा। दूसरा वाला ये है कि एक उपहार जो लिया जाता था, उपहार या फिर निजी व्यापार जो संचालित करते थे, निजी व्यापार, उस निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। भाई इसके कर्मचारी, तभी तो कंपनी दिवालियेपन की कगार पर जा रही थी ना। निजी व्यापार, ये लोग निजी व्यापार करने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी और कर्मचारी कंपनी के लिए व्यापार ही नहीं करते थे, निजी व्यापार करते थे, तो कंपनी घाटे में जाएगी। तो निजी व्यापार करते तो निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है इस अधिनियम के तहत। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट, जो उपहार कुछ लेते थे, अरे बछड़ा वगैरह उठा ले जाते थे, जबरदस्ती सामान ले लेते थे, जबरदस्ती टैक्स वसूली करते थे, कहते थे ससुरा हम जो है इनसे उपहार ले रहे हैं। तो भारतीयों की बार बार अपील गई कि हो क्या रहा है ये सब। तो उपहार लेने पर भी इस जो है अधिनियम में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। एक निर्देशक मंडल था। निर्देशक मंडल, ये जो निर्देशक मंडल है ये 24 सदस्यों का था। ये एक्चुअली पहले से ही स्थापित था, 24 सदस्यों का। और कंपनी के प्रशासन को पहले से ही ये देखता आ रहा था। जब कंपनी स्थापित हुई तो निर्देशक मंडल और गवर्नर को इसका प्रशासन का अधिकार दिया गया था। यहां पर इसका क्या रोल है? तो निर्देशक मंडल को यह कहा गया कि आप कंपनी की जो है कार्यों की देखरेख करें और इससे संबंधित भारतीय प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना हो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को उपलब्ध करवाएं। इसको यहां तक राइट दिया गया कि पूरे भारत में जो शासन प्रशासन है, राजस्व संबंधी गतिविधियां हैं, वो सभी सारी चीजें निर्देशक मंडल के द्वारा संचालित की जाएंगी। इसको संचालन मंडल भी कहा जाता था। इसी को हम अभी बताए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। ठीक है ना। तो एक तीसरा वाला पॉइंट आपका है। चौथा वाला पॉइंट क्या है? चौथा वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट क्यों स्थापना की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट की इसलिए स्थापना की जा रही है कि चूंकि जो ब्रिटिश अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं।
भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। तो ये हुआ, भारतीयों के द्वारा अपील की गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खाली दिखाने के लिए कि देखिए भैया एक न्यायालय की स्थापना कर दी जा रही है, ताकि कोई भी अगर ब्रिटिश अधिकारी कर्मचारी अवैध व्यापार में संलिप्त पाया जाए, अवैध कार्यों में संलिप्त पाया जाए, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सके। तो इसके तहत हुआ क्या कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत 1774 में कलकत्ता में, ये ध्यान में रखिए कि भाई कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, सुप्रीम कोर्ट। और पूछता है कि इस सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पै थे। एलिजा, ये देखिए पुरुष हैं, ध्यान में रखिएगा, एलिजा इम्पै। कभी कभी पूछता है कि अन्य न्यायाधीश कौन थे। एक बार आईएएस में पूछा गया था, तो अन्य न्यायाधीश में आप हाइड को शामिल कर सकते हैं, चेम्बर्स, हाइड, चेम्बर्स और लिमेस्टर। हाइड, चेम्बर्स और लिमेस्टर ये अन्य न्यायाधीश थे। जैसे वर्तमान में मैं आपको बताते चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में 34 टोटल न्यायाधीश हैं, और इस 34 न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश है और दूसरा डीवाई चंद्रचूड़ इतने समय मुख्य न्यायाधीश है, 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 33 ऐसे हैं जो अन्य न्यायाधीश हैं। तो उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट की पहली जो व्यवस्था है, प्रारंभ है, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमको दिखती है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है, यह देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, एक प्रकार से इसको अपीलीय अधिकार था। अपीलीय अधिकार मतलब क्या है? अपीलीय अधिकार का जो भी प्रांतीय जो न्यायालय है, इनके विरुद्ध अगर कोई अपील करना है तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अपील कर सकते थे। अपीलीय अधिकार। प्राथमिक क्षेत्राधिकार भी इसको दिया गया। प्राथमिक क्षेत्राधिकार, जैसे इतने समय प्राथमिक क्षेत्राधिकार, वर्तमान में अगर हम देखें कि एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 131, ये सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार देता है प्राथमिक क्षेत्राधिकार। जैसे केंद्र राज्य संबंधों का, अगर राज्य राज्य के बीच कोई मामला हो, केंद्र राज्य के बीच कोई मामला हो, तो ये सब मामले केवल का केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। इसको हम प्राथमिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट जब कलकत्ता में स्थापित किया गया 1774 में, उसी के दौरान हो गई थी। तो एक राइट इसको दिया गया। इसके अलावा अभिलेखीय न्यायालय कहा गया इसको, अभिलेखीय न्यायालय। ये अभिलेखीय न्यायालय क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे, वो निर्णय क्या होंगे? अभिलेखों की भांति सुरक्षित रखे जाएंगे, और कोई भी डिसीजंस इसके लिए जो है, इसके द्वारा हर एक डिसीजन एक अभिलेख की भांति, एक जो है डॉक्यूमेंट्स की भांति सुरक्षित रखे जाएंगे, अभिलेख की भांति, ताकि जो निचली अदालतें हैं इन डिसीजन का, इन निर्णयों का आधार बना के अपने जो है कई मामलों को सुलझाने में अच्छे से प्रयास कर सकें। ठीक है ना। तो उसी को जो है हम साक्ष्य तौर पर इस डिसीजन को जब रखते हैं तो अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। वर्तमान में अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखीय न्यायालय को देखें तो अनुच्छेद 129 ये अभिलेखीय न्यायालय के माध्यम से हमको उल्लेखित मिलता है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में अनुच्छेद 129 के माध्यम से अभिलेखीय न्यायालय कहा जा सकता है। उसके अभिलेखों को हम सुरक्षित रखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को भी अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। और हाई कोर्ट का जब अनुच्छेद 215 पढ़ेंगे तो यहां पर भी हमको अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा मिलती है। ठीक है ना। मतलब हाई कोर्ट के भी डिसीजन को रखा जाता है सच के रूप में। तो ये सब सारी चीजें आप सुप्रीम कोर्ट, इतना ही नहीं पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ और जान लीजिए। एक्चुअली हुआ क्या कि भारत शासन अधिनियम जब हम 1935 पढ़ेंगे तो 1935 के तहत ये पढ़ेंगे कि भाई 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय, जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन तो बार बार पूछता है, फेडरल कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट एक जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है भारत सरकार अधिनियम 1935 के 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय। और इसके मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे तो मुख्य न्यायाधीश इसके बनाए गए मोरिस गुवेयर, ये आप याद रख सकते हैं। तो सवाल है कि आधुनिक सुप्रीम कोर्ट कब आया? तो जो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट है, यह आधुनिक सुप्रीम कोर्ट
आधुनिक सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए दो डेट इंपॉर्टेंट है, एक स्थापना को लेकर, तो सवाल है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो दिल्ली में पता ही होगा आपको। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। ये इसकी स्थापना दिवस है, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन जस्ट 2 ही दिन बाद यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। 28 जनवरी 1950 को यहां पर सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होता है। ये उद्घाटन को लेकर क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ। 28 जनवरी 1950 को, स्थापित 26 जनवरी 1950। हालांकि इस आधुनिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के जो है आधुनिक सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ये आपको लिखना है, हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया। ठीक ना दोस्तों? आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम जो है 1781 का अधिनियम, इसके अलावा 1793 का अधिनियम, फिर उसके बाद 1784 का एक्ट जो है पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, यहां से लेकर चीजों को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद ताज के शासन के अंतर्गत आकर हम जो है 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक चीजों को एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या और कुछ आप जानना चाहते हैं मुझसे या पूरी टीम से हिंदी एस्पिरेंट के, सो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।